से अनोखे ग्रह की खोज की है, जहां तरह तरह के मौसम हैं, अनजाने नजारे हैं और जहां हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। ये ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और ये ग्रह है हमारी धरती। हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लिए तो साधारण सी बात है, लेकिन न सिर्फ वो ब्रह्मांड की सबसे अजीब प्रक्रियाओं में से एक है, बल्कि उसके बिना इंसान का अस्तित्व ही नहीं होता। हमारे शरीर में पानी की हर एक बूंद इस धरती पर अरबों सालों से मौजूद है। हमारे शरीर में वही पानी है जो शायद पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन या जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में था। ये प्रक्रिया है बारिश। कुदरत की अनजान लेकिन ताकतवर शक्तियां इसे बनाती हैं। इसमें छिपे हैं कई रहस्य और साथ ही जीवन भी। बरसात के इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठेगा आज सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ पर। आसमान से हमारी धरती बहुत ही खास नजर आती है। सौर मंडल में हमारी धरती सबसे अद्भुत है क्योंकि इस पर विशाल समंदर है और यहाँ के आसमान से पानी बरसता है। जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो दो चीजें तुरंत नजर आती हैं, सफेद बादल और नीला समंदर। कनाडा का वैंकूवर आइलैंड उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे गीली जगह है। यहाँ हर साल औसतन 650 सेंटीमीटर बारिश होती है। समंदर, बादल और साथ ही मेरे आसपास मौजूद काई पर लगा पानी, ये सब वाटर साइकिल का हिस्सा है। वही साइकिल जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन है। इस साइकिल में सब कुछ शामिल है, मेरे सांस लेने से हवा में आने वाली नमी से लेकर इस काई पर लगा पानी और ऐसी नदियों तक जो फिर बहकर समंदर से जुड़ती हैं। और ये भी दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान जैसे डेथ वैली को भी बरसात के पानी ने आकार दिया है। डेथ वैली हालांकि बहुत सूखी जगह है, लेकिन हर जगह आपको पानी से बने आकार नजर आएंगे। पानी की वजह से ही पहाड़ों के ये खूबसूरत आकार बने हैं। मेरे पीछे यहाँ पहले तेज बारिश के चलते एक छोटी सी नदी बहा करती थी, जिसने इन पहाड़ों पर ये आकार बनाए, जिसने अपनी राह में आने वाली चीजों को हटा दिया और तलछट को नीचे ले आई। बारिश दिखने में आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बारिश होती कैसे है। कैसे किसी अंतरिक्ष से आई चीजें या धरती के सूक्ष्म जीव आसमान से पानी बरसाने में मदद करते हैं। बारिश के रहस्य की शुरुआत होती है एक बेसिक फैक्ट से कि धरती पर हर जगह बारिश की शुरुआत तरल नहीं बल्कि ठोस रूप से होती है। यहाँ इस वैंकूवर द्वीप पर इस समय मुझ पर बारिश गिर रही है, लेकिन ये बारिश की बूंदें आसमान में पानी के रूप में नहीं थी। बादलों में इनकी शुरुआत स्नो के रूप में हुई, जो बर्फ, हवा और पानी की छोटी बूंदों का मिश्रण होता है। धरती पर ज्यादातर बारिश की शुरुआत स्नो से ही होती है। धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में तापमान 0 से भी काफी कम होता है, और जैसे कि हर बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है, पानी 0 के तापमान पर बर्फ बनता है। हालांकि आसमान में ऐसा नहीं होता। पानी बर्फ में बदलना चाहता है क्योंकि तापमान 0 से कम है, लेकिन बदल नहीं सकता। उसे एक इम्प्योरिटी यानी मिट्टी के कण की जरूरत होती है, जिसके आसपास वे बर्फ के क्रिस्टल्स बना सके, और तभी ही पानी ठोस आकार ले पाता है। और धरती के वातावरण में ऐसे कई छोटे कण हैं जो ये काम करते हैं।
हमारे वातावरण में जो कण पाए जाते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि समंदर से, जंगल में लगी आग और उससे निकलने वाले धुएं से। यहाँ डेथ वैली में भी रेत का तूफान जमीन से रेत को उठाकर आसमान में बादलों के बीच ले जाता है। और कुछ बारिश बनाने वाले कण बाहर अंतरिक्ष से भी आते हैं। हर रोज 2721 किलो छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। यकीन मानना मुश्किल है, मगर अनुमान है कि हमारी धरती हर साल लगभग 10,000 टन से भारी होती है, क्योंकि हमारी धरती छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स के बादलों से गुजरती है। वो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोमीटियोराइट इंसान के बाल की चौड़ाई से भी कम होते हैं, इसलिए जब वो धरती पर गिरते हैं तो उन्हें बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और वातावरण में आने पर वो जलते नहीं हैं, जैसा कि बड़े मीटियोराइट के साथ होता है। ये माइक्रोमीटियोराइट, जो एक समय किसी बड़े कॉमेट का हिस्सा था, वातावरण से टकराता है। उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और आखिरकार छोटी छोटी बूंदों के बादलों में चला जाता है। बादलों में पानी की बूंदें क्रिस्टलाइज होना चाहती हैं, लेकिन हो नहीं सकती, क्योंकि उन्हें किसी कण की जरूरत है, जैसे कि अंतरिक्ष से आया ये कण। अंतरिक्ष से आए इस कण के बादलों में जाते ही पानी की बूंदें इस कण के आसपास क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। ऐसा दिन में अरबों बार होता है और इसका प्रमाण धरती पर हर जगह है। बारिश के पानी में आप खुद माइक्रोमीटियोराइट्स देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले बारिश के पानी को इकट्ठा कर लें और फिर एक चुंबक ले लें। उसके बाद इस चुंबक को पानी में 2 मिनट के लिए घुमाएं ताकि सभी कण इससे चिपक जाएं। अब अगर आप इस चुंबक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको कुछ गोल कण नजर आएंगे और बहुत मुमकिन है कि ये गोल कण माइक्रोमीटियोराइट्स हों। जब पानी की बूंद माइक्रोमीटियोराइट के ऊपर क्रिस्टल बनाती है तो ये क्रिस्टल अब खुद एक कण की तरह दूसरे बूंदों का आधार बन जाता है और बूंदें इससे जुड़कर जमने लगती हैं। एक बर्फ का क्रिस्टल दूसरी बूंदों के लिए अच्छा आधार होता है, तो मतलब जैसे ही बर्फ बनना शुरू होती है वैसे ही एक के ऊपर एक क्रिस्टल्स बनते जाते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जुड़ने से स्नोफ्लेक बनता है और जब वजन बढ़ जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तब भी उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। वो धरती के जितना करीब आते हैं उतना तापमान बढ़ता जाता है और जब वो गर्म हवा से गुजरते हैं तो गर्म हवा बर्फ के क्रिस्टल्स को ऊर्जा देती है। ऊर्जा मिलने पर बर्फ पिघलने लगती है और बारिश का रूप लेती है और आखिरकार पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। यानी बरसात के दौरान अगर आप किसी बारिश की बूंद को पकड़ते हो तो संभावना है कि आपने एक छोटे माइक्रोमीटियोराइट को पकड़ा होगा। लेकिन इन बूंदों को थोड़ा और करीब से देखिए, हो सकता है इसमें कुछ और हो। धूल के कण या माइक्रोमीटियोराइट की बजाय बारिश की ये बूंदें किसी जिंदा सूक्ष्म जीव के आधार पर भी बन सकती है। लेकिन सूक्ष्म जीवों के आधार पर बारिश के गिरने से कई और अनोखी घटनाएं धरती पर होती हैं। सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती पर सभी बारिश पानी के किसी ठोस कण पर सॉलिडिफाई होने से बनती थी, लेकिन अब ये पता चला है कि कुछ बारिश आसमान में फंसे जिंदा सूक्ष्म जीव की वजह से बनती है, जो फिर से जमीन पर लौटने के इंतजार में होते हैं। हम ये लंबे समय से जानते हैं कि सूक्ष्म जीव अपनी जगह बदलने के लिए वातावरण का इस्तेमाल करते हैं। बादलों के 1 क्यूबिक मीटर में 1 लाख तक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। धरती पर हर रोज गर्म हवा वातावरण में उठती है और अपने साथ 20 लाख टन बैक्टीरिया को ले जाती है। उन्हीं बैक्टीरिया में से एक प्रजाति है स्यूडोमोनास सिरिंगे, जो पेड़ों और फसलों पर पलते हैं, जिनमें वो फसलें भी शामिल हैं जिन्हें हम इंसान उगाते हैं। पेड़ की एक पत्ती के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर अलग अलग प्रकार के 1 लाख से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। किसान स्यूडोमोनास सिरिंगे से नफरत करते हैं
क्योंकि उनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। वो फसलों पर मौजूद पानी को बर्फ बना देते हैं, वो भी उस तापमान पर जिस तापमान पर पानी आमतौर पर बर्फ में नहीं बदलता। लेकिन स्यूडोमोनास सिरिंगे ये करता कैसे है? वक्त के साथ स्यूडोमोनास सिरिंगे ने ऐसे प्रोटीन को विकसित किया है जो पानी को बर्फ के क्रिस्टल का रूप लेने में मजबूर करता है। उसके बाद जब ठंडा पानी इन क्रिस्टल पर गिरता है तो आसानी से बर्फ बन जाता है। यहाँ दक्षिणी लुइजियाना में आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब जैसे कि ये गन्ने का खेत 1 घंटे के अंदर पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। स्यूडोमोनास सिरिंगे और बाकी बर्फ बनाने की क्षमता रखने वाले बैक्टीरिया जो फसलों के ऊपर उगते हैं, बर्फबारी के दौरान इन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हम यहाँ प्रयोगशाला में आपको दिखाएंगे कि किस तरह स्यूडोमोनास सिरिंगे काम करता है। यहाँ तरल पानी है जिसे हमने -6 डिग्री तक ठंडा किया है। गौर करिए, पानी अभी तक बर्फ नहीं बना है। अब मैं इसमें स्यूडोमोनास सिरिंगे के कल्चर को डाल रहा हूँ। और ये तुरंत जम जाता है। पानी को बर्फ में बदलने की रहस्यमय क्षमता सिर्फ पेड़ों पर बर्फ बनाने के काम नहीं आती। जब सिरिंगे बादलों में जाते हैं तो ठंडे पानी की बूंदों के संपर्क में आने पर वो पानी को बर्फ में बदलने पर मजबूर करते हैं। ये पानी की बूंदें तुरंत स्नोफ्लेक का आकार ले लेती है और पिघलकर जमीन पर गिरती है। इस तरह ये सूक्ष्म जीव दोबारा धरती पर लौट आते हैं। वो बादलों को बरसने पर मजबूर करते हैं और पानी की बूंदों के साथ धरती पर दोबारा लौट आते हैं। लेकिन शायद सिरिंगे का ये रहस्य इतना अजीब नहीं है जितना कि धरती पर गिरने वाले और हमारे शरीर में मौजूद पानी का रहस्य है। हर इंसान के शरीर में, जैसे कि आपके, वही पानी के तत्व हैं जो एक समय हर डायनासोर और धरती पर चलने वाले हर जीव में था। क्योंकि इंसान के शरीर में ज्यादातर पानी होता है, इसीलिए इंसान भी इस वर्षा चक्र का अहम हिस्सा है। इंसानों का शरीर 60% पानी का बना है, इंसानों का दिमाग 70% पानी का बना है और फेफड़ों में 90% पानी होता है। और यही पानी लगातार रिसाइकिल हो रहा है तब से जब से पहली बार धरती पर बरसात हुई, जिसके बाद डायनासोर का दौर आया और फिर मानव जाति का निर्माण हुआ। इस पूरे इतिहास के दौरान पानी वही था जो आज है। जो भी पानी इस समय हमारे शरीर में है वो इस धरती पर अरबों सालों से है और शायद किसी के शरीर में वही पानी है जो पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में था। धरती पर बारिश के तौर पर गिरने के लिए सबसे पहले पानी की बूंदों को आसमान में किसी ठोस कण पर जमना होता है, जैसे कि माइक्रोमीटियोराइट या सूक्ष्म जीव। लेकिन यह पानी आसमान में पहुंचता कैसे है? सूरज की किरणें हमारी धरती को गर्म करती है। घर, लॉन, रास्ते और बिल्डिंग की सतह से पानी धीरे धीरे गर्म होता है और भाप बनकर आसमान में ऊपर उठता है। धरती पर पानी के कण सूरज की गर्मी को सोखते हैं। इस ऊर्जा के मिलने से पानी के कण एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और लिक्विड पानी भाप में बदलता है। कुछ ही सेकंड में पानी के कण धरती से उठकर आसमान की ओर बढ़ने लगते हैं। जब पानी के कण गर्म होते हैं तो वो अस्थिर होकर हल्के हो जाते हैं। तब वो गैस वाले गुब्बारे की तरह वातावरण में ऊपर उठते हैं और अपने साथ नमी ले जाते हैं।
पूरी धरती से 726 क्वाड्रिलियन लीटर पानी हर साल समंदर और धरती से भाप बनकर ऊपर उठता है। भाप के ये कण औसतन 10 दिनों तक वातावरण में रहते हैं। इन 10 दिनों में पानी के कण हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। हर समय आसमान में लाखों करोड़ों लीटर पानी होता है। अगर ये पानी एक साथ हमारी धरती पर गिरे तो समंदर और जमीन को 1 इंच पानी से ढक सकता है। जब पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है तो ठंडा भी होता है और हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री से कम होता है। ठंडा होने के साथ साथ भाप घनी होती है, पानी के कण धीमे हो जाते हैं और फिर एक पल आता है जब पानी के कण एक दूसरे से टकराकर फिर जुड़ने लगते हैं और दोबारा तरल आकार ले लेते हैं। अगर पर्याप्त कण जुड़ जाए तो फिर वो बड़े होकर नजर आने लगते हैं, जिन्हें हम फिर जमीन से देख पाते हैं। इसे बादल का बनना कहते हैं। हम पानी की बूंदों को जुड़ते देख सकते हैं। ये बूंदें जुड़कर सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं और हमें वो बादल के रूप में नजर आती हैं। सौर मंडल में बादल का बनना कोई विशेष घटना नहीं है। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं जो सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए वो ग्रह हमें चमकता नजर आता है और शायद इसीलिए वीनस का नाम खूबसूरती और प्यार की देवी पर रखा गया है, क्योंकि वो इतनी तेज चमकती है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होता है। मंगल ग्रह पर हल्के कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बनते हैं, तो वहीं जुपिटर पर अमोनिया के घने बादल बनते हैं। हमारी धरती के बादलों में पानी की बूंदें बहुत छोटी और हल्की होती हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पर नहीं गिर पाती। उन्हें गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर बर्फ का क्रिस्टल बनाना होता है, और बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज की जरूरत होती है, और इस क्रिस्टल के लिए आधार बनने का काम धरती पर रेत की तूफान, जंगल की आग और ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाले कण, साथ ही अंतरिक्ष के माइक्रोमीटेराइट्स और सूक्ष्म जीव करते हैं। लेकिन कभी कभी धरती पर आसमान से कुछ अनोखी चीजें भी गिरती हैं। धरती पर पानी की बारिश इस सौर मंडल की सबसे अनूठी घटना है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में कई अजीब और गरीब बरसातें होती हैं। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है। हमारे मुताबिक टाइटन यानी सैटर्न के चंद्र पर एक तरह की इथेन, जो कुछ हद तक मेथेन जैसी है, उसकी बारिश होती है। हमारी धरती पर भी कुछ अजीब और गरीब किस्म की बरसात होती है। इतिहास में कई बार लोगों ने आसमान से मेंढक, छिपकली या मछली के गिरने की बात कही है। आप माने या ना माने, पर ये मेंढक और मछलियों के गिरने की कहानियां सच हैं। 20वीं सदी में इन कहानियों पर 600 खबरें लिखी गईं, जिसमें शामिल है 1906 की ऑस्ट्रेलिया की घटना और 1952 की फ्लोरिडा की घटना, जहां आसमान से मछलियां बरसी थी। 1969 में इंग्लैंड के बकिंगहैमशायर में आसमान से मेंढक गिरे थे और 2003 में कनेक्टिकट में छोटे मेंढक के अंडों की बर्लिन शहर पर बरसने की रिपोर्ट आई थी। इस रहस्यमय बरसात के पीछे कुदरत की एक साधारण प्रक्रिया है जिसे वाटर स्पाउट कहते हैं। पानी के ऊपर टॉर्नेडो, जिसे वाटर स्पाउट कहते हैं, 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हैं। इस रफ्तार पर सतह के करीब मौजूद सभी चीजें इस बवंडर में चली जाती हैं। इस बवंडर में कई समुद्री जीव खींच लिए जाते हैं, जो फिर बरसात के साथ इंसानों पर गिरते हैं।
बवंडर के बंद होने के बावजूद भी हवाएं इतनी तेज होती हैं कि समुद्र के जीव 160 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार हवाएं शांत होती हैं और धरती की सबसे अनूठी बारिश जमीन पर गिरती है। लेकिन पानी की इस बारिश ने सदियों तक अपने रहस्य को छिपाए रखा। अब जाकर हम इंसान समझ पाए कि आसमान से बरसने वाला पानी किस तरह ठोस, तरल और भाप बनता है। ये एक ऐसी घटना है जो शायद सौरमंडल में सिर्फ धरती पर होती है। हमने ये भी जाना कि किस तरह बरसात सिर्फ तापमान या दबाव से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी, जंगल की आग, रेतीले तूफान, अंतरिक्ष के कण और कुछ अदृश्य सूक्ष्म जीवियों पर भी आधारित है। और सबसे जरूरी, किस तरह पानी की बरसात ने इस धरती को सौरमंडल के एक आम ग्रह से खास ग्रह बना दिया। जब पानी की बूंद माइक्रोमीटराइट के ऊपर क्रिस्टल बनाती है तो ये क्रिस्टल अब खुद एक कण की तरह दूसरे बूंदों का आधार बन जाता है और बूंदें इससे जुड़कर जमने लगती हैं। एक बर्फ का क्रिस्टल दूसरी बूंदों के लिए अच्छा आधार होता है, तो मतलब जैसे ही बर्फ बनना शुरू होती है वैसे ही एक के ऊपर एक क्रिस्टल्स बनते जाते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जुड़ने से स्नोफ्लेक बनता है और जब वजन बढ़ जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तब भी उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। वो धरती के जितना करीब आते हैं उतना तापमान बढ़ता जाता है और जब वो गर्म हवा से गुजरते हैं तो गर्म हवा बर्फ के क्रिस्टल्स को ऊर्जा देती है। ऊर्जा मिलने पर बर्फ पिघलने लगती है और बारिश का रूप लेती है और आखिरकार पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। यानी बरसात के दौरान अगर आप किसी बारिश की बूंद को पकड़ते हो तो संभावना है कि आपने एक छोटे माइक्रोमीटराइट को पकड़ा होगा। लेकिन इन बूंदों को थोड़ा और करीब से देखिए, हो सकता है इसमें कुछ और हो। धूल के कण या माइक्रोमीटराइट की बजाय बारिश की ये बूंदें किसी जिंदा सूक्ष्म जीव के आधार पर भी बन सकती है। लेकिन सूक्ष्म जीवों के आधार पर बारिश के गिरने से कई और अनोखी घटनाएं धरती पर होती हैं। सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती पर सभी बारिश पानी के किसी ठोस कण पर सॉलिडिफाई होने से बनती थी। लेकिन अब यह पता चला है कि कुछ बारिश आसमान में फंसे जिंदा सूक्ष्म जीव की वजह से बनती है, जो फिर से जमीन पर लौटने के इंतजार में होते हैं। हर रोज 2721 किलो छोटे माइक्रोमीटराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। यकीन मानना मुश्किल है, मगर अनुमान है कि हमारी धरती हर साल लगभग 10,000 टन से भारी होती है, क्योंकि हमारी धरती छोटे माइक्रोमीटराइट्स के बादलों से गुजरती है। वो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोमीटराइट इंसान के बाल की चौड़ाई से भी कम होते हैं, इसलिए जब वो धरती पर गिरते हैं तो उन्हें बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है और वातावरण में आने पर वो जलते नहीं हैं, जैसा कि बड़े मीटराइट के साथ होता है। ये माइक्रोमीटराइट, जो एक समय किसी बड़े कॉमेट का हिस्सा था, वातावरण से टकराता है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और आखिरकार छोटी छोटी बूंदों के बादलों में चला जाता है। बादलों में पानी की बूंदें क्रिस्टलाइज होना चाहती हैं, लेकिन हो नहीं सकती क्योंकि उन्हें किसी कण की जरूरत है, जैसे कि अंतरिक्ष से आया ये कण। अंतरिक्ष से आए इस कण के बादलों में जाते ही पानी की बूंदें इस कण के आसपास क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। ऐसा दिन में अरबों बार होता है और इसका प्रमाण धरती पर हर जगह है। बारिश के पानी में आप खुद माइक्रोमीटराइट्स देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले बारिश के पानी को इकट्ठा कर लें और फिर एक चुंबक ले लें। उसके बाद इस चुंबक को पानी में 2 मिनट के लिए घुमाएं ताकि सभी कण इससे चिपक जाएं। अब अगर आप इस चुंबक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको कुछ गोल कण नजर आएंगे और बहुत मुमकिन है कि ये गोल कण माइक्रोमीटराइट्स हों। आसमान से पानी बरसाने में मदद करते हैं। बारिश के रहस्य की शुरुआत होती है एक बेसिक फैक्ट से।
कि धरती पर हर जगह बारिश की शुरुआत तरल नहीं बल्कि ठोस रूप से होती है। यहाँ इस वैंकूवर द्वीप पर इस समय मुझ पर बारिश गिर रही है, लेकिन ये बारिश की बूंदें आसमान में पानी के रूप में नहीं थी। बादलों में इनकी शुरुआत स्नो के रूप में हुई, जो बर्फ, हवा और पानी की छोटी बूंदों का मिश्रण होता है। धरती पर ज्यादातर बारिश की शुरुआत स्नो से ही होती है। धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में तापमान 0 से भी काफी कम होता है, और जैसे कि हर बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है, पानी 0 के तापमान पर बर्फ बनता है। हालांकि आसमान में ऐसा नहीं होता। पानी बर्फ में बदलना चाहता है क्योंकि तापमान 0 से कम है, लेकिन बदल नहीं सकता। उसे एक इम्प्योरिटी यानी मिट्टी के कण की जरूरत होती है, जिसके आसपास वे बर्फ के क्रिस्टल्स बना सकें, और तभी ही पानी ठोस आकार ले पाता है। और धरती के वातावरण में ऐसे कई छोटे कण हैं जो ये काम करते हैं। हमारे वातावरण में जो कण पाए जाते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि समंदर से, जंगल में लगी आग और उससे निकलने वाले धुएं से। यहाँ डेथ वैली में भी रेत का तूफान जमीन से रेत को उठाकर आसमान में बादलों के बीच ले जाता है। और कुछ बारिश बनाने वाले कण बाहर अंतरिक्ष से भी। हमने एक ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहां तरह तरह के मौसम हैं, अनजाने नजारे हैं, और जहां हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। ये ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है, और ये ग्रह है हमारी धरती। हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लिए तो साधारण सी बात है, लेकिन न सिर्फ वो ब्रह्मांड की सबसे अजीब प्रक्रियाओं में से एक है, बल्कि उसके बिना इंसान का अस्तित्व ही नहीं होता। हमारे शरीर में पानी की हर एक बूंद इस धरती पर अरबों सालों से मौजूद है। हमारे शरीर में वही पानी है जो शायद पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन या जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में था। ये प्रक्रिया है बारिश। कुदरत की अनजान लेकिन ताकतवर शक्तियां इसे बनाती हैं। इसमें छिपे हैं कई रहस्य और साथ ही जीवन भी। बरसात के इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठेगा आज सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ पर। आसमान से हमारी धरती बहुत ही खास नजर आती है। सौर मंडल में हमारी धरती सबसे अद्भुत है क्योंकि इस पर विशाल समंदर है और यहाँ के आसमान से पानी बरसता है। जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो दो चीजें तुरंत नजर आती हैं, सफेद बादल और नीला समंदर। कनाडा का वैंकूवर आइलैंड उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सबसे गीली जगह है। यहाँ हर साल औसतन 650 सेंटीमीटर बारिश होती है। समंदर, बादल और साथ ही मेरे आसपास मौजूद काई पर लगा पानी, ये सब वाटर साइकिल का हिस्सा है। वही साइकिल जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन है। इस साइकिल में सब कुछ शामिल है, मेरे सांस लेने से हवा में आने वाली नमी से लेकर इस काई पर लगा पानी और ऐसी नदियों तक जो फिर बहकर समंदर से जुड़ती हैं। और ये भी दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान जैसे डेथ वैली को भी बरसात के पानी ने आकार दिया है। डेथ वैली हालांकि बहुत सूखी जगह है, लेकिन हर जगह आपको पानी से बने आकार नजर आएंगे। पानी की वजह से ही पहाड़ों के ये खूबसूरत आकार बने हैं। मेरे पीछे यहाँ पहले तेज बारिश के चलते एक छोटी सी नदी बहा करती थी, जिसने इन पहाड़ों पर ये आकार बनाए, जिसने अपनी राह में आने वाली चीजों को हटा दिया और तलछट को नीचे ले आई।
बारिश दिखने में आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बारिश होती कैसे है। कैसे किसी अंतरिक्ष से आई चीजें या धरती के सूक्ष्म जीव